Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to teach you digestion and absorption वाला chapter. I really hope you guys like the video. So let's start the video. तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि जो फूड हम खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है और फिर वो कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो जो फूड हम खाते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और वो हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। ठीक है, अब हम फूड खाते हैं, उसके अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को थोड़ी कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जो फूड हम खा रहे हैं उसमें बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। अब इन्हें हमें डाइजेस्ट करना होता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जो हमारी बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। तो डाइजेशन की डेफिनेशन क्या हुई? यही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का कन्वर्जन सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए बाय डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। अब मैकेनिकल मेथड्स वो होते हैं जो हमारे टीथ च्यू करता है फूड को, और बायोकेमिकल वो जो एंजाइम के थ्रू डाइजेशन होती है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। बाकी एनसीईआरटी का मैंने सारा कवर करा दिया। पहला पेज जो है, अब इसमें एक लाइन ये लिखी है कि जो वाटर हम लेते हैं वो दो दो चीज़ों में हेल्प करता है। एक तो हम हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। ठीक है, और दूसरा वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपका ये पहला पैराग्राफ ख़त्म हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है एलिमेंट्री कनाल जिसे गट भी बोलते हैं और जीआईटी भी बोलते हैं। जीआईटी की फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, अब जो एलिमेंट्री कनाल होता है वो हमारा माउथ से एनस तक होता है, और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं इनमें 5 ग्लैंड्स आते हैं: सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, तो अब एलिमेंट्री कनाल में हमें सबसे पहले माउथ के बारे में पढ़ना है। तो माउथ की जो कैविटी होती है उसे कहते हैं बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। ठीक है, और इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है टीथ और एक होती है टंग। अब टीथ जो होता है, ह्यूमन टीथ जो है वो थिकोडोंट, डाइफोडोंट और हिटोडोंट, ये तीनों होते हैं। तो आपसे मॉक टेस्ट में बहुत बार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि 4 ऑप्शन दे देंगे और 3 ही होंगी और एक कुछ और लिख देंगे और बोला जाएगा कि ह्यूमन टीथ क्या नहीं होता। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ह्यूमन टीथ थिकोडोंट, डाइफोडोंट और हिटोडोंट तीनों होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि इन तीनों का मतलब क्या है। तो सबसे पहले थिकोडोंट, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा दांत है ना वो सॉकेट ऑफ द जॉ बोन में एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड मतलब धसा हुआ होता है, तो उसे कहते हैं थिकोडोंट। दूसरा होता है डाइफोडोंट। इसमें क्या होता है, जो मैमल्स होते हैं मेजॉरिटी जैसे ह्यूमन बींग्स भी, इनके पास 2 सेट्स होते हैं टीथ के अपनी पूरी लाइफ टाइम में। तो एक होता है टेम्परेरी टीथ जिसे मिल्क टीथ या फिर डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, और दूसरा होता है परमानेंट टीथ जिसे एडल्ट टीथ भी बोलते हैं। तो 2 सेट्स होते हैं टीथ के। थर्ड है हेट्रोडोंट। इसमें क्या होता है, जो 32 परमानेंट टीथ होते हैं हमारे, वो 4 डिफरेंट तरह के होते हैं। ठीक है, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। तो 4 डिफरेंट टाइप के टीथ होना इसे हेट्रोडोंट कहते हैं। 2 सेट्स होना टीथ के इसे डाइफोडोंट कहते हैं, और एम्बेडेड है सॉकेट ऑफ द जॉ बोन में इसे थिकोडोंट कहते हैं। तो अब हमें पढ़ना है डेंटल फार्मूला। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ डेंटल फार्मूला को लिखने का तरीका क्या है। इसको हम लिखते हैं अपर हाफ अपॉन लोअर हाफ। अब अपर हाफ और लोअर हाफ क्या है ये समझो। देखो, दो जो होती है अपर, ये है हमारी अपर जो, और नीचे वाली हमारी लोअर जो। ठीक है, अब इनका हाफ कर दिया हमने, तो ये हो गई हमारी अपर हाफ, और नीचे वाली का हाफ किया तो वो हो गई हमारी लोअर हाफ। ठीक है, तो अब हमें लिखना है अपर हाफ अपॉन लोअर हाफ। तो लिखेंगे कैसे, पहले इंसीजर, देन कैनाइन, देन प्रीमोलर एंड देन मोलर, ये तरीका है लिखने का। अब इंसीजर्स 8 होते हैं। ठीक है, तो 4 अपर जो में हुए, 4 लोअर जो में हुए। ठीक है, और अपर हाफ की बात करें तो वो भी 2 हो गया। अपर जो में 4 होते हैं और उसकी एक हाफ में, अपर हाफ में 2 हुआ, तो इस तरह यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, ऐसे कैनाइन की बात करें तो वो 4 होते हैं टोटल, अपर जो में 2, अपर हाफ में 1। ठीक है, इस तरह प्रीमोलर और इस तरह मोलर लिखा गया। तो 2 1 2 3 इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम अगर इसे इंटू 2 करेंगे तो टोटल हमारे 32 दांत आ जाएंगे। देखो, ये 2 1 2 3 अपर हाफ का हुआ, इंटू 2 किया
तो पूरा इंटू 2 करके अपर जो पूरी पूरी आ गई, ठीक है। ऐसे 2 1 2 3 नीचे लोअर हाफ का है, इंटू 2 किया तो नीचे लोअर जो पूरी आ गई। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके 32 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि इंटू 2 करके 32 कैसे आ रहा है। अपर हाफ को इंटू 2 करके अपर जो पूरी, लोअर हाफ को इंटू 2 करके लोअर जो पूरी, दोनों को ऐड किया तो 32 टोटल नंबर आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इनेमल, जो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है और ये च्यूइंग सरफेस होता है। इसका एक ही काम होता है कि ये मेस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, मतलब फूड की च्यूइंग में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, सो नाउ टंग। तो टंग में ना आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो ये मस्कुलर ऑर्गन है और फ्रीली मूवेबल है, हम इसे फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये जो टंग होती है वो हमारी ओरल कैविटी से अटैच होती है बाय फ्रेनेलम, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है ये वर्ड कि टंग जो है वो हमारी ओरल कैविटी से फ्रेनेलम के थ्रू अटैच होती है। और जो टंग का अपर सरफेस होता है ना, उसमें स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम पैपिले बोलते हैं। और कुछ पैपिले के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो अल्टीमेटली टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो अब ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, ठीक है। इसमें पहला वाला जो डायग्राम है इसमें दिखा रखा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी लेबलिंग आप एक बार ही देख लेना। और जो दूसरा है इसमें दिखा रखा है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन द जो ऑन वन साइड एंड इन द सॉकेट ऑन द अदर साइड। तो इस साइड आपको सारे जॉज में दिखा रखे टीथ की अरेंजमेंट और इस साइड दिखा रखी है सॉकेट में टीथ की अरेंजमेंट, ठीक है। सो गाइस देखो, हमने स्टार्ट किया था एलिमेंट्री कनाल से, जो होती है माउथ से एनस तक। तो माउथ के अंदर हमने पढ़ा ओरल कैविटी, जिसके अंदर होती है दो चीज़ें, टीथ और टंग। तो वो दोनों हमने कवर कर लिए, तो हमारी ओरल कैविटी पूरी हो गई। उसके बाद आता है शॉर्ट फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स से होता है कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, यहाँ से फूड भी पास होता है और एयर भी पास होती है। अब इसके बाद आती है दो ट्यूब्स, एक होती है ईसोफेगस और दूसरी होती है ट्रैकिया, या जिसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं। वैसे तो ये सेम चीज़ आपको रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में भी पढ़नी है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला जो है, बट यहाँ पे भी लिखे तो मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ। देखो, दो ट्यूब्स होती है, ट्रैकिया और ईसोफेगस। तो डाइजेशन के लिए ईसोफेगस होती है और जो ट्रैकिया होती है वो रेस्पिरेशन के लिए होती है। तो मतलब ट्रैकिया का जो रोल है वो रेस्पिरेशन, और ट्रैकिया का रोल आता है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। अब जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है ना, उसको बोलते हैं हम ग्लोटिस, ठीक है। और उसको कवर करके रखता है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, वो ये है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारा खाना गलती से विंड पाइप में ना चला जाए, इसलिए इसकी जो ओपनिंग होती है ग्लोटिस, इसको कवर कर देता है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो उसका यही रोल होता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द ग्लोटिस, ओके। नाउ अब हमें मेन पढ़ना है ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस एक थिन लॉन्ग ट्यूब होती है, ये पास करती है हमारी नेक से, थोरेक्स से और फिर डायफ्राम से पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली का मतलब क्या है, जैसे दो ट्यूब्स होती है, तो हमारी नेक में जो आगे वाली ट्यूब होती है वो ट्रैकिया होती है, उसके पीछे वाली होती है ईसोफेगस। तो ये पोस्टीरियरली पास करती है, ठीक है। और उसके बाद एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में आके ओपन हो जाती है, जिसे हम स्टमक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये ऊपर से आ रही है ईसोफेगस और ये हमारा है स्टमक। तो ईसोफेगस की ओपनिंग स्टमक के अंदर एक स्फिंक्टर रेगुलेट करता है, मस्कुलर स्फिंक्टर, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। उसको याद करना बहुत आसान है। स्टमक से रिलेटेड वर्ड गैस्ट्रो होता है, गैस्ट्रिक, ठीक है। और ईसोफेगस से ईसोफेजियल, तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल से आपको याद हो ही जाएगा कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल वो स्फिंक्टर है जो रेगुलेट करता है ईसोफेगस की ओपनिंग इनटू द स्टमक, ठीक है। अब वो पहले यहाँ पे आ जाओ। तो अब क्या देखो, मैं पहले डायग्राम दिखा देती हूँ। दिस इज एनसीईआरटी का डायग्राम है ये स्टमक का। तो अब यहाँ पे देखो, स्टमक के ना 4 पार्ट होते हैं। जैसे ये ऊपर से आ रही है ईसोफेगस, उसके बाद अभी ये होते हैं स्टमक के 4 पार्ट। एक पहला होता है फंडस, दूसरा कार्डियक, तीसरा बॉडी और चौथा पाइलोरिक। अब इनका रोल क्या है, फंडस का सच कोई रोल नहीं है, यहाँ पे ज़्यादातर एयर होती है। कार्डियक वो पार्ट है जहाँ पे ईसोफेगस ओपन होता है, जो खाना ईसोफेगस से आ रहा है वो अल्टीमेटली स्टमक के कार्डियक पोर्शन में आता है। बॉडी जो है वो मेन सेंट्रल पार्ट है, एंड देन पाइलोरिक वो पार्ट है जहाँ से फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यही सब यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, मैं दिखा देती हूँ ऊपर से। तो देखो, गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रेगुलेट करता है ईसोफेगस की ओपनिंग इनटू द स्टमक। उसके बाद स्टमक के 4 पार्ट होते हैं,
पहला फंडस होता है, दूसरा कार्डिक होता है जिसमें ईसोफेगस ओपन होता है, फंडिक रीजन बॉडी जो मेन सेंट्रल रीजन होते हैं, पायलोरिक जो फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब स्टमक में सब कुछ मैंने बता दिया, लोकेशन और याद रख लेना। ठीक है, एक बार ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन पे होता है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ रिटन इन द एनसीईआरटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन पे स्टमक लोकेटेड होते हैं। उसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। इसके खुद के 3 पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो डुओडेनम जो होता है वो सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जेजुनम मिडिल पोर्शन होता है और वो लॉन्ग होता है, कॉइल्ड होता है। इलियम जो होता है वो हाईली कॉइल्ड होता है और इलियम के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। अब देखो, मैंने बताया था कि ईसोफेगस जो है वो स्टमक में ओपन होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर के थ्रू। तो अब जो स्टमक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा तो वो भी स्फिंक्टर के थ्रू होगा। ठीक है, तो उसका नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, लास्ट पोर्शन जो है वो पाइलोरिक होता है स्टमक का, वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, तो उस स्फिंक्टर को पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो उसके खुद के 3 पार्ट्स होते हैं, अगेन सीकम, कॉलोन एंड रेक्टम। तो सीकम के बारे में आपको पढ़ना है ज़्यादा। सीकम एक ब्लाइंड सेक होता है। ब्लाइंड सेक वो ऑर्गन या वो स्ट्रक्चर होता है जो एक साइड से ओपन होता है और दूसरी साइड से क्लोज होता है। तो कोई भी चीज़ जो एक साइड से ओपन हो और दूसरी साइड से क्लोज हो उसे ब्लाइंड सेक बोलते हैं। तो सीकम एक साइड से ओपन होता है, दूसरी साइड से क्लोज होता है, तो इसलिए सीकम एक ब्लाइंड सेक होता है। सीकम में कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और इसके पास वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है। मतलब जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो सीकम से अराइज होती है और ये क्या होती है, एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो है बट हमें उसका यूज़ नहीं पता है, एक्चुअल फंक्शन नहीं पता कि उसका क्या रोल है। ठीक है, तो उस ऑर्गन को हम या उस स्ट्रक्चर को हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोल देते हैं। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। ठीक है, नाउ सीकम के बाद स्टार्ट हो जाता है कोलोन। इसके खुद के कोलोन के भी 4 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। अब इस डायग्राम में देख लो, बहुत ही रफ डायग्राम्स हैं। ऊपर जाने वाला पार्ट इज असेंडिंग, हॉरिजॉन्टली जाने वाला इज ट्रांसवर्स, नीचे जाने वाला इज डिसेंडिंग और ऐसे जो सिग्मॉइड सिग्मा की तरह जा रहा है थोड़ा सा एस टाइप का, उसे कहते हैं सिग्मॉइड। और उसके बाद आ जाती है रेक्टम एंड देन एनएस। तो डिसेंडिंग, ये एनसीईआरटी में लिखा है कि डिसेंडिंग वाला जो पार्ट है कॉलोन का उससे रेक्टम स्टार्ट होती है एंड देन एनएस। नाउ अब हमने सारा मतलब ऊपर ऊपर से एलिमेंट्री कैनाल सारी पढ़ ली। अब पहले हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ गट। ठीक है, जो वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की ईसोफेगस से रेक्टम तक। ठीक है, ये याद रखना, ईसोफेगस से रेक्टम तक जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल होती है इसमें 4 लेयर्स होती है, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। अब इन चारों लेयर्स के बारे में हमें पढ़ना है। पहले मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ एक बार अच्छे से ताकि और क्लियर हो जाए। देखो, आउटर मोस्ट लेयर जो है एकदम बाहर की वो है सेरोसा। उसके बाद आती है अंदर मस्कुलरिस। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं मस्कुलरिस के, इनर वाली को कहते हैं सर्कुलर और आउटर वाली को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो मतलब 2 लेयर्स होती है, तो ये 2 लेयर्स होती है, ये वाली और ये वाली 2 लेयर्स मिलके मस्कुलरिस बनाती हैं। देन उसके बाद आती है सबम्यूकोसा, देन उसके बाद लास्ट में म्यूकोसा और उसके बाद आता है ल्यूमन। ठीक है, तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट की। अब एक एक करके इन सारी लेयर्स के बारे में पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं सेरोसा से। तो सेरोसा होती है आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, सारी लेयर्स में से आउटर मोस्ट सेरोसा होती है और ये बनी होती है थिन मीजोथीलियम से। अब मीजोथीलियम क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, ये एपिथीलियम ही होते हैं विसरल ऑर्गन्स का। ठीक है, और इसके बाद कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं। उसके बाद आती है मस्कुलरिस। नाम से पता चल रहा है मसल से बनी है, स्मूथ मसल से। 2 लेयर्स होती है, 2 लेयर मिलके मस्कुलरिस लेयर बनाती है, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अब ये याद करने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो मैं बता रही हूँ मैंने कैसे याद किया था। हालांकि थोड़ा सा लेम है बट याद हो जाएगा। देखो, ये है सी और ये है ओ। तो अब सी और ओ जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सी हाफ सर्कल होता है, ओ फुल सर्कल होता है। तो मैंने ऐसे याद किया था कि सी और ओ को कभी साथ नहीं लिखना। ठीक है, मतलब आउटर सर्कुलर कोई कॉम्बिनेशन कभी बनेगा ही नहीं। इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, सी और ओ कभी साथ नहीं आएंगे। अगर इस तरह से याद हो पा रहा है तो आप कर लो, मतलब ठीक है, इस तरह से आपको हमेशा याद रहेगा कि सी और ओ को साथ नहीं लिखना, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। और अब इसके बाद एक मॉडिफिकेशन हो जाती है, जिससे मस्कुलरिस जो लेयर है
इसमें 2 लेयर्स होती है, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन कुछ रीजन्स में, ठीक है, कुछ रीजन्स में एक ऑब्लिक लेयर भी प्रेजेंट होती है। तो मतलब कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इन दोनों लेयर्स के साथ साथ एक ऑब्लिक लेयर भी प्रेजेंट होगी और ये तीनों लेयर्स मिलके फिर मस्कुलरिस लेयर बनाएगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज सम म्यूकोजल लेयर। ठीक है, अब इसमें सब कुछ होता है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें नर्व्स होती है, ब्लड्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होती है। ठीक है, इसमें सब कुछ होता है। बट एक बात याद रखनी है आपको कि जो ग्लैंड्स होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं, वो किसी और लेयर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। बट एक एक्सेप्शन हो जाता है इधर कि डुओडेनम में ग्लैंड्स होते हैं, वो सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ग्लैंड्स हमेशा म्यूकोजा में प्रेजेंट होंगे, बट सिर्फ एक जगह डुओडेनम में सब म्यूकोजा में ग्लैंड्स होता है, उसे ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं। उसके बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे कि उसका क्या रोल होता है। नाउ नेक्स्ट इज म्यूकोजा। तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है जो ल्यूमन को लाइन करती है। इसमें 2 मॉडिफिकेशन हो जाती है, एक स्टमक में और एक स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो स्टमक में इरेगुलर फोल्ड्स बना लेती है जिसे रियूगे बोलते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई। तो ये आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, विलाई के बारे में स्मॉलर क्लासेस में। स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स को विलाई बोलते हैं, तो वो म्यूकोजा ही बनाती है। नाउ लेट्स कम टू दिस डायग्राम। ठीक है, अभी देखो ये मैंने क्या बनाया, मैंने बनाई है विलाई। ठीक है, पूरी जो मैंने बनाया है दैट इज शिट। तो ये जो मैंने पूरा बनाया है ये विलाई है। ठीक है, अब इसमें जो मैंने ब्लू से मार्किंग्स की हुई है ये सेल है। ठीक है, विलाई के सेल। तो अब ये जो रेड मैंने बनाया है ऊपर, ये जो रेड मैंने बनाया है ये है माइक्रोविलाई। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, व्हाट आई मीन टू से इज कि ये विलाई है, विलाई में जो सेल लाइन करते हैं वो ऐसे माइक्रोविलाई बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं, इसका रीज़न ये है कि देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना एब्जॉर्प्शन होती है, उसके लिए हमें सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए होता है। तो विलाई का खुद का पर्पस यही होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। अब जो सेल विलाई को लाइन करते हैं वो आगे माइक्रोविलाई बना लेते हैं। ठीक है, इससे और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है जिससे और अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो पाती है। ठीक है, तो ये पर्पस होता है। और जो म्यूकोजल एपिथेलियम होते हैं, ठीक है, इनमें गॉबलेट सेल्स भी होते हैं कुछ, तो वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। सो आई होप ये क्लियर हो गया हो। बाकी इट इज़ रिटन ऑल्सो हेयर। देखो जो सेल्स विलाई को लाइन करते हैं वो स्मॉल प्रोजेक्शंस बनाते हैं माइक्रोविलाई, जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दे देता है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है, और इस मॉडिफिकेशन से सरफेस एरिया इनॉर्मसली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे ये देखो म्यूकोजा के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, मैंने बताया ना, एक तो ग्लैंड्स होंगे वो म्यूकोजा में प्रेजेंट होंगे। तो जो स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो म्यूकोजा में ही होते हैं, और दूसरा म्यूकोजा क्रिप्स ऑफ लिबर्कू भी बनाते हैं। क्रिप्स ऑफ लिबर्कू क्या होता है, मतलब इसको जो विलाय होते हैं ना उनके बेसिस के बीच में क्रिप्स बना लेता है म्यूकोजा। ठीक है, गड्ढे, क्रिप्स मतलब गड्ढे, तो उसे कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिबर्कू। अब ये अच्छे से मैं क्लियर करती हूँ आपको डायग्राम से। ये देखो ये डायग्राम है। अब देखो इस डायग्राम में, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें मैंने ये बनाया है विलाय, मतलब इसमें ये दिखाया हुआ है विलाय, ये दोनों विलाय है। ठीक है, अब ये इनका बेस है। ठीक है, ये दो विलाय है, इन 2 विलाय का बेस, इनके बेस के बीच में ये बना लिया गड्ढा। ठीक है, अब इस गड्ढे को कहते हैं क्रिप्स, और ये म्यूकोजा बनाते हैं, तो इसका पूरे का नाम है क्रिप्स ऑफ लिबर्कू। तो अब आपको समझ आ रहा होगा क्या होता है, विलाय के बेस के बीच में गड्ढा बना लेना। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो दोनों विलाई के बेस के बीच में गड्ढा बना लेना, इसे कहते हैं क्रिप्स। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ रहा हो, विलाई के बेसिस के बीच में क्रिप्स बनाने को कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिबर्कू। और विलाई जो होते हैं इनमें लैक्टिल्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, सब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो ये मैंने बस अब बता दिया है आपको। तो ये देखो ये जो विलाई होते हैं इनमें कैपिलरीज होते हैं और लार्ज लिम्फ वेसल्स होते हैं जिन्हें लैक्टिल बोलते हैं। ठीक है, ये लार्ज लिम्फ वेसल्स को लैक्टिल बोलते हैं। तो अगर लैक्टिल पूछा जाए क्या होता है तो वो लिम्फ वेसल्स ही होते हैं, पर जो विलाई में होती है। ठीक है, लैक्टिल लिम्फ वेसल्स ही होती है, बट वो विलाई को लाइन करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और बाकी जो सारी लेयर्स है चारों जो मैंने बताई, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोजल और म्यूकोजल, चारों लेयर्स जो है ये अलग अलग मॉडिफिकेशन शो करती है एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में 5 ग्लैंड्स बताए थे, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पेनक्रियाज, ये 3 तो हमें अभी पढ़ना है। इसके अलावा 2 ग्लैंड्स और थे,
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, वो जब हम आगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे तो वो उसके साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सलाइवरी ग्लैंड जो है ये अगेन 3 पेयर्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक पैरोटिड, दूसरा सब मैक्सिलरी है, सब मैंडिबुलर, थर्ड इज सबलिंगुअल, ठीक है। अब इनकी लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबलिंगुअल्स होते हैं बिलो द टंग, तो ये आपको याद हो जाएगा, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड, तो बिलो द टंग, और पैरोटिड्स होते हैं चीक्स के पास, और सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर होते हैं लोअर जॉ में, ठीक है। इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। और ये 3 पेयर्स होते हैं, यानी 3 पेयर्स मतलब ये जो पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल, ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं ये तीनों पेयर्स में होते हैं, तो यानी टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, और ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लिवर। तो लिवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, इसका वेट होता है 1.2 से 1.5 kg इन एडल्ट ह्यूमन। इसकी लोकेशन याद रख लेना, ये भी एब्डोमिनल कैविटी में होता है स्टमक की तरह, बट ये बिलो द डायफ्राम होता है, ठीक है, जस्ट बिलो द डायफ्राम। लिवर की 2 लोब्स होती है, राइट लोब और लेफ्ट लोब, ठीक है। और ये जो दोनों लॉब्यूल्स होते हैं, हेपेटिक लॉब्यूल्स कहते हैं, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लिवर की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बारी पूछा जाएगा कि लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो हेपेटिक लॉब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर हेपेटिक सेल्स होते हैं जो कोट्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं और यही बाइल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कोट्स की फॉर्म में कैसे अरेंज होते हैं वो मैं अभी आगे एक डायग्राम में दिखा देती हूँ। दोनों लॉब्यूल्स होती है, ये एक थिन कनेक्टिव टिश्यू की शीट से कवर होती है जिसे कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस थिन कनेक्टिव टिश्यू का नाम होता है ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। सो देखो ये है हेपेटिक लॉब्यूल, ठीक है, ये दोनों मैंने बनाई हैं हेपेटिक लॉब्यूल्स, लिवर की 2 लॉब्स होती है, ठीक है। उसके बाद अंदर ये जो है ये है यहाँ पे कोट्स की फॉर्म में हेपेटिक सेल्स अरेंज है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि कोट्स से मेरा क्या मतलब था। कोट्स मतलब इस तरह से हेपेटिक सेल्स अरेंज होते हैं हेपेटिक लॉब्यूल में, तो ये यहाँ पे हेपेटिक सेल्स अरेंज है जो यहाँ पे बाइल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और अब ये दोनों लोब्स की अपनी अपनी डक्ट होती है, राइट लोब की राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट लोब की लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। ये हेपेटिक डक्ट्स है, तो यहाँ से बाइल आएगा और ये दोनों मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट बना लेती है, ठीक है। दोनों लोब से अपनी एक एक डक्ट आ रही है, दोनों मिलेंगी ज्वाइन करके कॉमन हेपेटिक डक्ट बना लेंगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे दिस इज गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर की भी अपनी एक डक्ट होती है जिसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। तो गॉल ब्लैडर में भी बाइल स्टोर होता है, ठीक है। अब वहाँ से भी बाइल आ रहा है, कॉमन हेपेटिक डक्ट से भी बाइल आ रहा है, तो दोनों डक्ट मिलके गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट, दोनों डक्ट मिलके कॉमन बाइल डक्ट बना लेंगी, क्योंकि दोनों जगह से बाइल ही आ रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज पेनक्रियास, ठीक है। अब पेनक्रियास की भी अपनी एक डक्ट होगी जिसे कहेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब वहाँ से पेनक्रियाटिक जूस आ रहे होंगे, ऊपर कॉमन बाइल डक्ट से बाइल आ रहा है, तो ये दोनों डक्ट्स मिलके हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बना लेंगी। इसका नाम ऐसे पड़ा, हेपेटो मतलब लीवर से आने वाली कॉमन बाइल डक्ट, और पेनक्रियाटिक डक्ट मतलब पेनक्रियास से आने वाली, तो दोनों मिलके हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बना लेंगी, जो फिर अल्टीमेटली जाके डुओडेनम में ओपन हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो ओपनिंग है डुओडेनम में इस डक्ट की, वो एक स्फिंक्टर के थ्रू होती है जिसे कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो, मैं एक बार फिर से पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो ऊपर दोनों हेपेटिक लॉब्यूल्स है, वहाँ से उनकी अपनी अपनी एक डक्ट आ रही है हेपेटिक डक्ट, वो मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाएंगी। फिर उसके बाद गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट से ज्वाइन होकर कॉमन बाइल डक्ट बनेगी। पेनक्रियास से आ रही है पेनक्रियाटिक डक्ट, वो दोनों ज्वाइन होकर हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाएगी, जो अल्टीमेटली डुओडेनम में ओपन होगी स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से, ठीक है। बाकी अभी एक बार और रिपीट हो जाएगा डायग्राम की हेल्प से, ये देखो। सो दिस इज़ द डायग्राम जो एनसीईआरटी में गिवन है। ये यूजुअली समझ में नहीं आता है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरह से बनाया हुआ है, बट मैंने इसी को इजी वे में समझा दिया। अब आप समझ के देखो, ये आ रही है ऊपर लीवर से डक्ट्स, ठीक है, दोनों लीवर की डक्ट हैं, दोनों ज्वाइन होकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाएगी। देन ये गोल ब्लैडर की डक्ट है सिस्टिक डक्ट, यहाँ से ये डक्ट और ये डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बना लेगी। फिर ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से आ रही है पेनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट मिलके कॉमन वो हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बना लेगी, जो अल्टीमेटली डुओडेनम में ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। बाकी मैं एक पॉइंट बताना आपको भूल गई, पहले मैं वो बता देती हूँ। जो सलाइवरी ग्लैंड्स में मैंने आपको बताया ये सारा कुछ, ठीक है, कि सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स होते हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर या फिर सब लिंगुअल, ये तीनों होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। इनकी लोकेशन बताइए सब, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जो
सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, ये बकल कैविटी के बाहर होते हैं। दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द बकल कैविटी। ये बकल कैविटी में नहीं होते, ये हमारी बकल कैविटी से बाहर होते हैं। और ये अपना सिक्रीशन जो कि सलाइवरी जूस है, ये बकल कैविटी के अंदर सिक्रीट करते हैं। तो अगर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिखी होगी सलाइवरी ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इनसाइड द बकल कैविटी, तो वो गलत हो जाएगा। दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द बकल कैविटी। ठीक है, सो अब यहाँ से हमारा ग्लैंड्स वाला पार्ट पूरा हो चुका है और अब आते हैं एक्चुअल डाइजेशन पे। तो अब मैं एक एक जगह का बताने वाली हूँ कि हमारे बकल कैविटी में क्या होता है, हमारे स्टमक में क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है, कहाँ पे क्या कैसे कैसे डाइजेशन होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बकल कैविटी से। बकल कैविटी में मैंने बताया मैस्टिकेशन ऑफ फूड होती है, जो इनेमल करते हैं, च्यूइंग ऑफ फूड। उसके बाद फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग। ठीक है, उसके बाद उस खाने को स्वेलो किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो आ जाता है ईसोफेगस पे। ईसोफेगस से स्टमक में वो एंटर करता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर के थ्रू। ठीक है, तो ये तो हो गई एक तरह से जो मैस्टिकेशन ऑफ फूड है वो मैकेनिकल डाइजेशन। अब यहाँ पे बायोकेमिकल डाइजेशन भी माउथ से स्टार्ट हो जाती है। सो बायोकेमिकल डाइजेशन का मतलब एंजाइमेटिक डाइजेशन, एंजाइम के थ्रू डाइजेशन भी माउथ में स्टार्ट हो जाता है। फूड जो है वो मैकेनिकली तो ब्रेक डाउन होता ही है, साथ में केमिकली भी ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, मैंने पहले बताया। अब जो सलाइवा होता है इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और दूसरा एंजाइम्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, और दो एंजाइम्स होते हैं सलाइवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम। तो अब हमें पढ़ना है इन दोनों एंजाइम का रोल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सलाइवरी अमाइलेज। अब ये क्या करता है, जो हमारे माउथ में हमने खाना खाया है, ठीक है, अब उस फूड में जो स्टार्च है उसका 30% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, स्टार्च जो होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है, माल्टोज एक डाइसेकेराइड होता है। ठीक है, वैसे आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता तो आगे आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने वो चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ये सब क्या है। तो स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड होता है, उस पर जब सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करता है तो उसे माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है जो डाइसेकेराइड होता है। और इसमें इस रिएक्शन में जो पीएच होती है वो 6.8 चाहिए होती है, यानी थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक ही मान लो आप जिस पीएच में ही हो रहा है। बिकॉज इट इज़ लेस देन 7, 6.8 पीएच है तो स्लाइटली एसिडिक बोल सकते हो। तो स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में विच इज़ अ डाइसेक्राइड सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू, पीएच 6.8 और 30% स्टार्च ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब दूसरा आता है लाइसोजाइम। तो ये क्या करता है, जो ये सलाइवा में प्रेजेंट है लाइसोजाइम, ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, यानी ये इन्फेक्शंस प्रिवेंट करते हैं। जो हमने फूड खाया है उसमें बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन बैक्टीरिया को ही किल कर देता है। तो एक तरह से ये इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को। तो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट्स में नहीं कवर किए, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी में मैंने मार्क कर दिए, तो पहले उन्हें पढ़ लेते हैं, देन वी विल मूव फर्दर। तो जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो केमिकल और मैकेनिकल दोनों प्रोसेस से होता है, ये मैंने बता दिया है। बाकी टीथ और टंग सलाइवा की हेल्प से फूड को मेस्टिकेट करते हैं और मिक्स कर देते हैं अच्छे से। उसके बाद जो म्यूकस है सलाइवा में वो लुब्रिकेट कर देता है और मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स को अधर कर देता है, चिपका देता है और एक बोलस बना देता है। ठीक है, ये जो बोलस होता है ये फिर फेरिंग्स से पास करता है और फिर ईसोफेगस में चला जाता है बाय स्वेलिंग और डेग्लूटेशन। तो ये जो बोलस है जो अभी ईसोफेगस में गया है, अब ईसोफेगस में आगे होंगी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस जिन्हें हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, जिससे जो बोलस है वो आगे ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा। तो अब ये पैराग्राफ मैं आपको फिर से दोबारा बता देती हूँ कि टीथ और टंग दोनों सलाइवा के साथ फूड को मेस्टिकेट करते हैं, मिक्स करते हैं अच्छे से। म्यूकस जो है उसे लुब्रिकेट करता है और उसे बोलस में बना कन्वर्ट कर देता है सारे मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स को अधर करके। देन वो बोलस फेरिंक्स से पास होकर ईसोफेगस में जाता है, इस प्रोसेस को डेग्लूटेशन बोलते हैं, ये स्वेलिंग। और उसके बाद ईसोफेगस में होती है पेरिस्टाल्सिस, जिससे जो बोलस है वो आगे स्टमक तक जाता है। ठीक है, बाकी मैंने सारा बता दिया है। और ये जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन का, ये ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। मतलब कि जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन का वो भी ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाती है बाय सलाइवरी अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करता है। ठीक है, बाकी रिएक्शन मैंने सारा आपको समझा दिया। सो लेट्स मूव फर्दर। सो अब आप आ जाओ इस पर। अब ऊपर का सारा हो गया, मतलब इसोफेगस से जो बोलस है फूड
जो बोलस में कन्वर्ट हुआ है वो इसोफेगस से स्टमक में आ गया। ठीक है, अब हमें स्टमक के बारे में पढ़ना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो म्यूकोज़ा है स्टमक में, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है ये 3 तरह के होते हैं मेजरली। पहला म्यूकस नेक सेल जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, दूसरा पेप्टिक या चीफ सेल्स जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को सिक्रीट करते हैं, और तीसरा पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स जो एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखोगे? म्यूकस नेक सेल्स जो है वो म्यूकस सिक्रीट करेगा, तो डायरेक्ट है। पेप्टिक या चीफ सेल मतलब स्टमक में आपको याद रखना है कि प्रोटीन की डाइजेशन होती है। ठीक है, तो चीफ सेल्स जो वो एंजाइम सिक्रीट करेंगे जो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि वो चीफ हुए, मतलब मेजर जो काम है स्टमक में वो प्रोटीन की डाइजेशन ही है। तो पेप्सिन करता है, तो वो पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है। ठीक है, पेप्सिन जो है वो एज अ प्रोएंजाइम सिक्रीट होता है, पेप्सिनोजन पहले। अभी ये सब आगे पढ़ना है, बट मैं अभी लर्न करने का तरीका बता रही हूँ। और पेप्टिक से पेप्सिनोजन आप याद रख सकते हो। तो पेप्टिक या चीफ सेल पेप्सिनोजन को सिक्रीट करेंगे जो कि एक प्रोएंजाइम है, और पैराइटल और ऑक्जेंटिक जो दोनों बचे वो फिर एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रेट करेंगे। और ये जो फैक्टर है ये एसेंशियल होता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो अब जो स्टमक में फूड गया है वो 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहता है वो फूड जो है। अब देखो स्टमक में जो ये जो जूस है गैस्ट्रिक जूस, ये एसिडिक होता है क्योंकि HCl सिक्रेट हो रहा है। ठीक है, HCl सिक्रेट हो रहा है, एसिड सिक्रेट हो रहा है, तो जो गैस्ट्रिक जूस है वो एसिडिक रहेगा। ठीक है, तो अब ये एसिडिक गैस्ट्रिक जूस जो है स्टमक का, उसके साथ जो फूड जो है वो जाके मिक्स हो जाता है। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ सारा कि जो फूड है बोलस जो स्टमक में गया है वो स्टमक की मस्कुलर वॉल की चर्निंग मूवमेंट्स की वजह से, उसकी वजह से एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाएगा अच्छे से, और फिर डाइजेस्ट होके काइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ अब आ जाओ इस पर। ये जो पेप्सिनोजन है ये एक प्रो एंजाइम है। ठीक है, जो ये पेप्टिक के चीफ सेल्स है ये प्रो एंजाइम सिक्रेट करते हैं पेप्सिनोजन। अब प्रो एंजाइम क्या होता है? ये मतलब एक्टिव नहीं होता। ठीक है, ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता, मतलब ये आगे डाइजेशन में हेल्प नहीं कर सकता, इसको पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, वो एक्टिवेट करता है HCl। तो इस पेप्सिनोजन पे HCl एक्ट करेगा और इसे पेप्सिन पे कन्वर्ट कर देगा। अभी जो पेप्सिन है अभी जाके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, अभी ये एक्चुअली में प्रोटियोलिटिक एंजाइम है स्टमक का। पेप्सिनोजन नहीं कर सकता प्रोटीन्स को डाइजेस्ट, वो प्रो एंजाइम है, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। उसको HCl एक्टिवेट करता है पेप्सिन में और फिर वो जाके डाइजेशन करता है। तो वही प्रोटीन से उस पर पेप्सिन एक्ट करेगा, उसे प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा जो कि पेप्टाइड्स है। ठीक है, आपको लर्न करना है, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, ये पेप्टाइड्स होते हैं। तो देखो अभी हमने बात की कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। जो ये पैराइटल सेल्स होते हैं ये इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करते हैं, उसका मैंने बता दिया, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। विटामिन B12 की HCl सिक्रेट करते हैं जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। पेप्सिन का काम है अल्टीमेट प्रोटीन्स की डाइजेशन करना। बट म्यूकस नेक सेल जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं उनका क्या काम है? उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक तो वो लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये जो HCl सिक्रेट किया जा रहा है गैस्ट्रिक जूस में ये बहुत ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड होता है। तो ये जो हमारी म्यूकोजल एपिथेलियम होता है स्टमक का, उसमें उसको ये अल्सर्स ना पड़ जाए, उसको एक्सकोरिएट ना कर दे, उससे प्रोटेक्ट करता है ये म्यूकस। तो ये प्रोटेक्ट करता है म्यूकोजल एपिथेलियम को फ्रॉम द एक्सकोरिएशन बाय द हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो है म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स ये हमारी म्यूकोजल एपिथेलियम को बचा के रखते हैं HCl से। और HCl का एक और रोल होता है, एक तो ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता ही है, और दूसरा ये एसिडिक pH भी प्रोवाइड करता है विच इज़ 1.8 जो ऑप्टिमल है पेप्सिन्स के लिए। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स की डाइजेशन भी एसिडिक pH में ही करेंगे। ठीक है, तो वो pH भी HCl ही प्रोवाइड करता है। बाकी एक और प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है रेनिन जो सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं, और ये मिल्क प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये एडल्ट्स में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में होता है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेज भी सिक्रेट किया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। जो फूड है अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया है। ठीक है, तो अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की मस्कुलरिस लेयर है ये भी वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स करती है ताकि जो फूड है वो अच्छे से मिक्स हो जाए वेरियस सिक्रीशन से जो स्मॉल इंटेस्टाइन की, और अच्छे से फिर डाइजेशन हो सके। ठीक है, अगेन जैसे स्टमक में था उसकी भी मस्कुलरिस लेयर की मूवमेंट्स की वजह से अच्छे से फूड मिक्स हुआ था गैस्ट्रिक जूस से, ऐसे ही यहाँ पे भी स्मॉल इंटेस्टाइन में मस्कुलरिस लेयर की बहुत सारी मूवमेंट्स की वजह से जो फूड है वो इंटेस्टाइन की सिक्रीशन से मिक्स होता है और फिर डाइजेशन होती है।
ठीक है। अब लेट्स कम टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इसमें 3 जगह से सिक्रीशंस आ रहे हैं, एक बाइल आ रहा है लीवर से, दूसरा पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है पेनक्रियास से, और तीसरा इंटेस्टाइनल जूस जो इसका खुद का है। ठीक है, ये दोनों आ रहे हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट से। ठीक है, अब पेनक्रियाटिक लीवर से तो सिर्फ बाइल आ रहे हैं। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या है, ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज है, अमाइलेज है, लाइपेज है और न्यूक्लियसिस है। ठीक है, अभी आपको पता चल गया होगा ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, ये तीनों जो है ये प्रो एंजाइम है पेप्सिनोजन की तरह। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इन्हें पहले एक्टिवेट करा जाएगा और ये तीनों ही प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए होते हैं। अमाइलेज इज़ फॉर कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन, लाइपेज इज़ फॉर फैट्स डाइजेशन एंड न्यूक्लियसिस इज़ फॉर न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन है, इसको हमें एक्टिवेट करना है ट्रिप्सिन में, तो ये करेगा एंटेरोकाइनेस। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो एंटेरोकाइनेस है ये आ कहाँ से रहा है, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से आ रहा है। ठीक है, ये पेनक्रियाटिक जूस में नहीं है, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से आ रहा है। ठीक है, जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब बाकी दोनों एंजाइम्स को काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस को ट्रिप्सिन एक्टिवेट कर देगा, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस में। ठीक है, सो नाउ आपका ये सारा हो गया है। सो नाउ हमें पढ़ना है कि जो बाइल आ रहा है डुओडेनम में, इसमें क्या क्या होता है। इसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं 2, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, और कोई एंजाइम नहीं होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि बाइल में होता क्या क्या है। बाइल पिगमेंट्स होते हैं बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, बस यही होता है और कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल का क्या रोल होता है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब कि जो फैट्स होते हैं उसको बस ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स, मतलब कोई एंजाइमेटिक वो नहीं करता। ठीक है, केमिकली ब्रेक डाउन नहीं करता, फिजिकली छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, यही रोल होता है बाइल का। बाकी ये कुछ लाइपेसिस को भी एक्टिवेट करता है। तो अगर आपसे कहीं पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ये लिखा हुआ लाइन कि बाइल कंटेन्स लाइपेसिस, तो वो गलत होगा। बाइल में लाइपेसिस नहीं होता, बाइल लाइपेसिस को एक्टिवेट करता है। सो बाइल का कंपोजिशन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्या क्या होता है। बाइल लाइपेसिस को एक्टिवेट करता है और कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज डन। नाउ लेट्स कम टू दिस। सो मैंने पहले भी बताया था आपको कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में गॉबलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और दूसरे जो ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के जो मेन सेल्स होते हैं विलाई वाले, ठीक है, उनकी सिक्रेशन और गॉबलेट सेल्स की सिक्रेशन यानी म्यूकस, इन दोनों की सिक्रेशन को मिला के इंटेस्टाइनल जूस बनता है जिसे हम सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस सेम है, और इसमें क्या होता है जो ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनका सिक्रेशन और गॉबलेट सेल्स का सिक्रेशन जो कि म्यूकस होता है। ठीक है, अभी जो जूस बना है इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं डाइसेक्राइड्स जैसे माल्टेज, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेसेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस एक्सेट्रा। तो अभी ये एक एक करके फाइनल डाइजेशन करते हैं, तो वो हमें पढ़नी है। बट उससे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जो स्टमक है, स्टमक में एसिड था। ठीक, तो फूड जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो उसके साथ साथ एसिड भी आएगा। तो अब उस एसिड से इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को प्रोटेक्ट कौन करता है, वो करते हैं म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो कि पेनक्रियास से आ रहे होते हैं। ठीक है, पेनक्रियास से म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स आते हैं। देखो करेंगे तो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स ही, क्योंकि स्टमक में भी म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स ही कर रहे थे, बट वहाँ पे म्यूकस नेक सेल्स सिक्रेट कर रहे थे। यहाँ पे इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए पेनक्रियास से आए म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करे। और जैसे कि स्टमक में डाइजेशन के लिए एसिडिक पीएच चाहिए तो वो HCl प्रोवाइड कर रहा था, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन पीएच चाहिए डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो वो भी यही लोग प्रोवाइड करेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होती है वो pH 7.8 में होती है विच इज़ अल्कलाइन। तो याद रखो, माउथ में ओरल कैविटी में इट इज़ स्लाइटली एसिडिक 6.8, स्टमक में इट इज़ प्योरली एसिडिक 1.8 और स्मॉल इंटेस्टाइन में इट इज़ अल्कलाइन 7.8। ठीक है, तो pH याद रखनी है। और साथ में मैंने आपको पहले बताया था कि एक जगह एक्सेप्शन है कि डुओडेनम में सिर्फ ग्लैंड सम म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, तो वो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो उसका रोल आ चुका है अब। तो जो ग्लैंड्स डुओडेनम में प्रेजेंट होते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड,
वो इसी काम में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसका रोल आपको याद रखना है क्या है। जैसे म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो पैनक्रियाज से आ रहे हैं वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को एसिड से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ अल्कलाइन पीएच प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यही दोनों रोल में ब्रुनर्स ग्लैंड भी हेल्प करता है सब म्यूकोजा की, ठीक है, जो कि डुओडेनम में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज डन नाउ। अभी दिस इज नॉट फाइनल डाइजेशन। अभी सबसे पहले हमने पढ़ा माउथ में डाइजेशन, जहाँ पे स्टार्च कन्वर्ट हुआ था 30%, ठीक है। फिर हमारे स्टमक में जहाँ पे प्रोटीन्स, मेजरली प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में आए जहाँ पे हमने पढ़ा बाइल का रोल क्या होता है, जो इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। देन हम पैनक्रियाटिक जूस एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पैनक्रियाटिक जूस की डाइजेशन है। उसके बाद लास्ट में इंटेस्टाइनल जूस जो मैंने बताया था, सक्कस एंटेरिकस, जिसमें सब कुछ होता है और वो फाइनल डाइजेशन करता है, तो वो एक्ट करेगा और फिर वहाँ पे डाइजेशन हमारी ख़त्म हो जाएगी। देन एब्जॉर्प्शन आएगा। तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं पैनक्रियाटिक जूस का। तो प्रोटीन्स, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स जो पार्शली हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स हैं, इन पे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इनमें से कोई भी एक्ट करेगा और डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। जो कार्बोहाइड्रेट्स है काइम में, काइम वो जो स्टमक में डाइजेशन होने के बाद फूड जो बना है उसको काइम बोलते हैं, जो मैंने बताया अभी अभी। तो कार्बोहाइड्रेट जो है काइम में, पॉलीसेक्राइड जैसे स्टार्च, उन पे अमाइलेज एक्ट करेगा पैनक्रियाटिक जूस का और डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देगा। देन फैट्स पे लाइपेजेस जो डाइग्लिसराइड्स, देन न्यूक्लिक एसिड्स भी होगा जो हम खाना खा रहे हैं उसमें न्यूक्लियसेस एक्ट करेगा और न्यूक्लियोटाइड्स पे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस के एक्ट करने के बाद डाइपेप्टाइड्स, डाइग्लिसराइड्स, डाइसेक्राइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स बचते हैं, ठीक है। अब जैसे डाइग्लिसराइड्स का मोनोग्लिसराइड्स ये एंड में सक्कस एंटेरिकस करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स का न्यूक्लियोसाइड जो है ये सक्कस एंटेरिकस करेगा। बस पैनक्रियाटिक जूस का फाइनल जो पैनक्रियाटिक जूस से एक्ट करने के बाद बचता है वो डाइपेप्टाइड्स, डाइसेक्राइड्स, डाइग्लिसराइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स बचता है, ठीक है। अब ये आते हैं फाइनल डाइजेशन जो सक्कस एंटेरिकस कर रहे हैं। तो ये जो एंजाइम्स है सक्कस एंटेरिकस के, वो एंड प्रोडक्ट्स पे एक्ट करते हैं और उनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो फाइनल डाइजेशन है ये बहुत क्लोज होती है म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स के, उससे फिर एब्जॉर्प्शन में आसानी होती है। देखो अभी डाइपेप्टाइड्स है, उस पर डाइपेप्टाइडेजेस एक्ट करेगा और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज पे माल्टेज एक्ट करेगा और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि माल्टोज 2 ग्लूकोज की यूनिट से बनता है, ठीक है। तो 2 ग्लूकोज बन जाएंगे। लैक्टोज पे लैक्टेज एक्ट करेगा और ग्लूकोज और गैलेक्टोज पे कन्वर्ट कर देगा। सुक्रोज पे सुक्रेज एक्ट करेगा और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। न्यूक्लियोटाइड्स पे न्यूक्लियोटाइडेजेस एक्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। देन न्यूक्लियोसाइडेजेस एक्ट करेगा और शुगर्स प्लस बेसिस में कन्वर्ट कर देगा। फिर डाई और मोनोग्लिसराइड्स पे लाइपेजेस एक्ट करेगा और फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये फाइनल स्टेप्स है डाइजेशन के, ये आपको याद रखने हैं। और उसके बाद ये जो ब्रेक मतलब ये जो डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये डुओडेनम रीजन में होती है। और उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन होती है वो जेजुनम और इलियम रीजन में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। अब जो फूड जो ना डाइजेस्ट हुआ है ना एब्जॉर्ब हुआ है वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। इसके 2 ही रोल है, एक तो एब्जॉर्प्शन करता है ये वाटर, मिनरल, कुछ ड्रग्स का, और दूसरा ये म्यूकस सिक्रीट करता है जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है और वेस्ट पार्टिकल्स के एडहेरिंग में हेल्प करता है उनके ईसी पैसेज के लिए। और जो ये अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेज होते हैं इन्हें फीसिस बोलते हैं, ये सीकम में एंटर कर जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। अब देखो इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है और लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है सीकम। अब इनके बीच में वेल्व होगी। अब तक मैंने बताया कि स्फिंक्टर्स होते थे, ठीक है। ईसोफेगस से स्टमक के बीच में गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, उसके बाद स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पाइलोरिक स्फिंक्टर, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में वेल्व आ जाएगी, ठीक है। तो इलियोसिकल वेल्व, इलियम का इलियो और सीकम का सिकल, इलियोसिकल वेल्व के थ्रू ये एंटर कर जाता है। पर अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाकी जगह तो स्फिंक्टर्स थे और इस जगह वेल्व क्यों है। तो वेल्व का ना एक रोल होता है, ये बैकफ्लो प्रिवेंट करती है किसी भी चीज़ का, ठीक है। जैसे आप हार्ट में देखोगे, जब हम ब्लड वाला सर्कुलेशन वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें हर जगह हार्ट में वेल्व होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो बैकफ्लो प्रिवेंट करती है ब्लड का। तो ऐसे यहाँ पे इलियोसिकल वेल्व है, ये बैकफ्लो प्रिवेंट करेगी फीकल मैटर का। और जो फीसिस है ये टेम्पररी रेक्टम में स्टोर होता है टिल डेफिकेशन, ठीक है। नाउ ये जो एक्टिविटीज़ होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, पूरी जीआईटी की, ये न्यूरल और हार्मोनल दोनों के कंट्रोल में होती है फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स।
सो लेट्स सी, देखो जब हम किसी खाने को देखते हैं, स्मेल आ जाती है, या फिर प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी, हमारे माउथ में जब खाना आ जाता है तो एकदम ही हमारे सलाइवा का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। जो ये गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस होते हैं, सारे जूसेस हैं, और ये हमारी डिफरेंट एलिमेंट्री कनाल के डिफरेंट पार्ट की मस्कुलर एक्टिविटीज़, ये सब न्यूरल कंट्रोल में होती है। और हमारे गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा ना कुछ लोकल हार्मोन सिक्रीट करती है, जो अल्टीमेटली कंट्रोल करता है डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन को, तो उसे कहते हैं हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, तो आप एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लेना, बाकी मैंने बता दिया इसमें क्या लिखा है। इसमें बस यही बताया हुआ है कि जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन होता है, ये दोनों के कंट्रोल में होता है, हार्मोनल और न्यूरल। ठीक है, और हार्मोनल कंट्रोल जो होता है वो लोकल हार्मोन से होता है, जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा ही सिक्रीट करते हैं, और ये जो न्यूरल कंट्रोल होता है ये लोकल और CNS दोनों के थ्रू होता है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो सबसे इसमें दो होती है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिक वैल्यू। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट जो लिबरेट होती है बाय कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, उसे कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। ठीक है, और अमाउंट एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है 1 ग्राम फूड के कन्वर्शन के बाद हमारी बॉडी में, उसे कहते हैं फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फूड। ठीक है, तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हमेशा ज़्यादा होगी फिजियोलॉजिक वैल्यू से, और वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 4.1, प्रोटीन्स के लिए 5.65 और फैट्स के लिए 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो उसकी यूनिट्स आपको अच्छे से याद रखनी है। मे भी हो सकता है कि ऑप्शन में किलो कैलोरी पर ग्राम हो और एक में कैलोरी पर ग्राम हो, तो आपको ये याद होना चाहिए कि किलो कैलोरी पर ग्राम की बात हो रही है। और फिजियोलॉजिक वैल्यू क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के लिए 4 होती है और फैट्स के लिए 9 होती है। ठीक है, तो ये आपको इसकी वैल्यू अच्छे से याद रखनी है, और आई होप आपको समझ में आ गया डिफरेंस क्या है। ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू वो है जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है बॉम्ब कैलोरीमीटर में 1 ग्राम ऑफ फूड के कम्बशन के बाद, और फिजियोलॉजिक वैल्यू जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में 1 ग्राम फूड के कम्बशन के बाद। ओके, सो अब नेक्स्ट इज हम आते हैं एब्जॉर्प्शन पे डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स के। अब फाइनली डाइजेशन हमारा ख़त्म हो चुका है, अब एब्जॉर्प्शन हम पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले आते हैं कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है। तो डाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ब्लड या लिम्फ में जाना, ठीक है, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और वो कैसे जाते हैं, थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब ये तीन टाइप्स होते हैं इसके एब्जॉर्प्शन के, या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है इन एंड प्रोडक्ट्स का, या एक्टिव या फिर फैसिलिटेटेड। हालांकि इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल में हमें ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ना है, जो प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है। तो यहाँ पे इतना जितना लिखा है मैं उतना समझा देती हूँ, बाकी डिटेल में इसके बारे में उस चैप्टर में आएगा। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सब्सटेंसेस का मूवमेंट ब्लड के अंदर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडेड, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सब्सटेंसेस का मूवमेंट होना। ठीक है, उसे कहते हैं पैसिव। और जो फैसिलिटेटेड होता है उसमें भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही होती है मूवमेंट, बट वहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, और एक्टिव क्या होता है, वो उसमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी, और इसलिए इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। अब आपको इसमें ये याद रखना है कि कौन सा सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट किस मेथड से हो रहा है। तो हालांकि इतना टफ नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड स्मॉल अमाउंट में होता है इनका, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोराइड आयंस। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स का होता है, ऑस्मोसिस से वाटर का होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम आयन। ठीक है, तो उसको याद करना इतना भी मुश्किल नहीं है। आप ऐसे याद रख लो कि ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स तो सब में है ही, एक्टिव में सोडियम आयन, सिंपल डिफ्यूजन में क्लोराइड आयन, ऑस्मोसिस से तो वाटर होते हैं आपको पता ही है, बाकी तो हो गया फिर याद। मैंने आपको ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड्स का और इलेक्ट्रोलाइट्स का बता दिया, बट अभी तक फैट्स का नहीं बताया। तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो कि एंड प्रोडक्ट होते हैं डाइजेशन के फैट्स के, तो इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये इंसॉल्युबल होते हैं, तो इनका इस तरह डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता जैसे बाकी ग्लूकोज का हो रहा है, अमाइनो एसिड्स का हो रहा है, या इलेक्ट्रोलाइट्स का हो रहा है। तो इनको सबसे पहले स्मॉल ड्रॉपलेट्स में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, यानी इकट्ठा किया जाता है, फिर ये इसको मिसल बोलते हैं। ये मिसल फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जाता है, दिस इज इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और इसमें जाके इसके सराउंड किया जाता है इसको एक प्रोटीन की कोट से। ठीक है, एक प्रोटीन की लेयर आती है इसके
जो उसको कवर करती है, और फिर ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको काइलोमाइक्रोन बोला जाता है। और फिर ये जो काइलोमाइक्रोन है ये अल्टीमेटली लैक्टील में जाता है। मैंने आपको बताया था कि लिम्फ वेसल्स जो विलाई को लाइन करती है उसे लैक्टील बोलते हैं। तो ये लैक्टील्स में जाता है और फिर लैक्टील्स फाइनली इसको अल्टीमेटली इसको ब्लड में ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस तरह फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये मैंने फैट्स का एब्जॉर्प्शन आपको बता दिया ऊपर। अब जो एब्जॉर्प्शन है ना वो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वो माउथ में भी होता है, वो स्टमक में भी होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, वो सारी जगह होता है। बट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये टेबल है, तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन का मैंने पहले भी बताया था, वहाँ पे वाटर, मिनरल्स और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये इसके रोल में भी था कि एक तो ये एब्जॉर्ब करता है, दूसरा म्यूकस सिक्रीट करता है ताकि जो वेस्ट पार्टिकल्स है उनको लुब्रिकेट करता है, उनके ईजी पैसेज में हेल्प होती है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का आपको वहीं पे याद हो गया होगा। नाउ माउथ, तो माउथ में कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। जो ड्रग्स म्यूकोजा ऑफ द माउथ और लोअर साइड ऑफ द टंग के कांटेक्ट में आती है तो उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है उन्हीं ब्लड कैपिलरी से जो लोअर साइड ऑफ द टंग और म्यूकोजा ऑफ द माउथ को लाइन करती है। स्टमक में भी 3 चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर, कुछ शुगर्स, सिंपल शुगर्स और अल्कोहल, ठीक है। तो आपको बस इन 3 का याद रख लो। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फिर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है सब कुछ का, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह ही याद किया था। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबका एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ऑलरेडी अनएब्जॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड फूड जाता है तो वहाँ पे सिर्फ वाटर, मिनरल और ड्रग्स का ही हो पाएगा। और स्टमक में वाटर, अल्कोहल और सिंपल शुगर्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। तो ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज अब ये फाइनली टिश्यूज़ पे जाते हैं जहाँ पे ये यूटिलाइज़ किए जाते हैं और एक्टिविटीज़ के लिए। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव वेस्ट है ये सॉलिडिफाई हो जाती है कोहेरेंट फीसिस में और रेक्टम में होती है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव वेस्ट के रिमूवल के लिए जो न्यूरल रिफ्लेक्स चाहिए होता है ये कौन इनिशिएट करता है। तो ये याद रखना है, डाइजेस्टिव वेस्ट खुद करती है। डाइजेस्टिव वेस्ट जो है वो खुद इनिशिएट करती है न्यूरल रिफ्लेक्स, कॉजिंग एन अर्ज और डिज़ायर फॉर इट्स रिमूवल। उसके बाद इनका रिमूवल हो जाता है थ्रू द एनाल ओपनिंग, जिसे डेफिकेशन बोलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वॉलेंटरी प्रोसेस होता है ये, और ये मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू होता है, ठीक है। दोनों बातें याद रखना। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक पे, डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मोस्ट कॉमन एलिमेंट क्या होता है डिसऑर्डर्स में? इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। पूरी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्फ्लेमेशन ये मोस्ट कॉमन एलिमेंट है और ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है। ये जो इन्फेक्शन है कुछ पैरासाइट्स की वजह से भी होते हैं, जैसे टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म और पिनवर्म एक्सेट्रा। और अब आ जो मेन 5 डिसऑर्डर जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पहला जॉन्डिस। तो जॉन्डिस में लिवर अफेक्ट हो जाता है और स्किन और आइज़ हमारी येलो टर्न हो जाती है ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ द बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। जो मैंने बताई थी बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बाइल पिगमेंट्स, इनका डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से हमारी स्किन और आइज़ येलो टर्न हो जाती है। नेक्स्ट इज़ वॉमिटिंग। सो वॉमिटिंग क्या होता है? स्टमक कंटेंट्स का इजेक्शन थ्रू द माउथ। इसका वॉमिटिंग सेंटर मेडुला में होता है जो कंट्रोल करता है, और फीलिंग ऑफ नोजिया प्रिसीड्स वॉमिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरिया। तो डायरिया में फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है इतना अच्छे से, रिड्यूस हो जाता है, और जिसकी वजह से एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी होती है बॉल मूवमेंट्स की और इंक्रीज लिक्विडिटी हो जाती है फीकल डिस्चार्ज की। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में जो क्या होता है, जो फीसिस है वो हमारे कॉलोन के अंदर रिटेन रहते हैं और बॉल मूवमेंट इरेगुलरली होती है, ठीक है। लास्ट इज इंडाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो फूड है ना वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है जिसकी वजह से फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है। और इसके कॉजेज़ क्या है? 5 कॉज है, आपको अच्छे से याद रखना है। इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग और स्पाइसी फूड, ये 5 आपको याद होने चाहिए, ठीक है, इसके कॉजेज़। लास्ट टॉपिक है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो इसमें हमें 2 बीमारियाँ पढ़नी है, मेरेस्मस और क्वाशियोरकोर। मैंने कैसे याद किया था कि मेरेस्मस में मरा आ रहा है, यानी ये थोड़ी ज़्यादा सीरियस है, तो इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की, ठीक है। ये इन्फेंट्स में होता है लेस देन 1 ईयर ऑफ एज में। अगर इसका एक रीज़न होता है कि मदर्स मिल्क रिप्लेस हो जाए दूसरे फूड से जो पुअर है दोनों में, प्रोटीन्स और कैलोरी वैल्यू दोनों में। और मदर्स मिल्क के रिप्लेस होने का रीज़न ये है कि मदर कोई सेकंड प्रेगनेंसी हो गई या फिर चाइल्ड बर्थ हो गया और जो पहला वाला इन्फेंट है वो बहुत छोटा है। तो मेरेस्मस में होता क्या क्या है? प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, टिश्यूज़ की रिप्लेसमेंट नहीं हो पाती है, थिनिंग हो जाती है लिम्स का, स्किन ड्राई हो जाती है, थिन हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती है, जो बॉडी वेट है वो कंसिडरेबली डिक्लाइन हो जाता है। उसके बाद ब्रेन का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है अच्छे से, और मेंटल फैकल्टीज़ भी इम्पेयर्ड हो जाती है, ठीक है। और अब क्वाशियोरकोर,
इसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है बट कैलोरी डेफिशिएंसी नहीं होती है, ठीक है, ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, मदर्स मिल्क जो है वो रिप्लेस हो जाता है हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट से उन बच्चों में जो 1 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। और इसमें मेरिस्मस की तरह इसमें भी थिनिंग होती है, लिम्स की वेस्टिंग होती है, मसल्स की ग्रोथ नहीं हो पाती अच्छे से, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। बट मेरिस्मस के अलावा इसमें एक और चीज़ होती है कि इसमें क्योंकि कैलोरी तो जा रही है ना, तो कुछ फैट जो है वो स्किन के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से बॉडी पार्ट्स की स्वेलिंग हो जाती है और एक्सटेंसिव ऑडेमा भी दिखा जाता है। सो गाइस ये समरी है, आप एक बार इसे खुद से रीड कर लेना। बाकी आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी, पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और जो मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने का और आपको एनसीईआरटी बेस पढ़ाने का वो फुलफिल हुआ हो। एंड इफ़ यू गाइज रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। 90% ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ गाइज कर लो और जल्दी से 1K करवा दो। एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको भी एनसीईआरटी बेस पढ़ना है, उनको नहीं मिल रहे लेक्चर्स, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। एंड ऑल्सो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और अब आपको नेक्स्ट लेक्चर कौन से चैप्टर का चाहिए। सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट। एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के जो नोट्स है जो मैंने बनाए हैं ये विदाउट एनोटेशन वाली PDF मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर लो और अच्छे से पूरा चैप्टर अब आपको लर्न करना है और उसके बाद आप PYQ ज़रूर लगाना। आई एम श्योर कि आपसे सारे PYQ सॉल्व हो जाएंगे। सो कीप लर्निंग गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन।